चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों को आर्टिकल 18 तक बता दिए थे, उसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 आप लोगों को वॉइस मिल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा अगर दिक्कत है तो। ठीक है, आर्टिकल 90 क्या है? यस सर। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, यानी राइट टू स्पीच कहते हैं। इसका मेन क्या है, देखिए इसमें अभिव्यक्ति की आजादी में मतलब 6 प्रकार की आजादी मिलती है हमको। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी में क्या है, 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी में राइट टू स्पीच से कहते हैं। नंबर 1 है बोलने की स्वतंत्रता, कि हम बोल सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता या आजादी कह सकते हैं, बोलने की आजादी कह सकते हैं या स्वतंत्रता कह सकते हैं। दूसरी बात है विचरण करने, मतलब भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, कुछ जगह को छोड़कर, जो सुरक्षा के लिए जो सेंसिटिव है उन जगह को नहीं छोड़ के, उन क्षेत्रों को छोड़ के आप भारत में कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। विचरण का मतलब घूमना, भ्रमण करना, विचरण की आजादी। तीसरा है बसने की आजादी, आप कहीं पर भी घर बना के बस सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर। चौथा है व्यवसाय करने की आजादी, कि आप अपने मर्जी से कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे कोई दुकान, नाई का दुकान खोलिए, चाहे सोना का दुकान खोलिए, आपकी मर्जी है। कोई भी दुकान आप खोल सकते हैं, कोई भी व्यवसाय को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वर्ण के हिसाब से था कि जो जिस तरह के होंगे वो उस तरह के काम करेंगे। उसके बाद क्या है, बिना हथियार के यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकारी, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन की आजादी। इसमें हड़ताल नहीं आएगा, ठीक है। हड़ताल अगर आप करेंगे तो वो शांतिपूर्ण कुछ भी हो, वो जायज नहीं है। हड़ताल को इसमें नहीं लाया गया है। और छठा है संगठन बनाने की आजादी, बनाने की आजादी या स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 19 में दी गई, कि आप बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं किसी के सामने। उसके बाद कहीं पे भी भारत में घूम सकते हैं, आजाद है आप। ये नहीं कि यहाँ पे मत घूमिए, यहाँ पे मत जाइए। आप ऐसे कुछ नहीं, कहीं नहीं बोल सकता है। कहीं पर भी आप घर बना के रिहैबिटेट कर सकते हैं, मतलब बस सकते हैं। आप उत्तराखंड में रहे, चाहे आप दिल्ली में रहे, चाहे बंबई में रहे, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी रहिए। व्यवसाय यानी आपका जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं। कृषि करिए, दुकान लीजिए, नौकरी करना, कुछ भी करिए, आपकी मर्जी। शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार, अगर मान लो कि कोई ऐसा चीज हुआ है जिसके लिए आपको अपने क्षेत्र के लोगों को सम्मेलन की आवश्यकता होगी, उसको शांतिपूर्वक कर सकते हैं, बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन आप कर सकते हैं। इसलिए देखिए जितने भी प्रोटेस्ट होता है उसको करने दिया जाता है। संगठन बनाने की सम्मेलन, जैसे छात्र संघ हुआ या थोड़ा टेक्निकल होता है। तो इसमें क्या है, ये 6 प्रकार के अधिकार क्या है आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई भी भारत के नागरिक है उन 6 अधिकारों को अपना कभी भी इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया को छोड़ के जो सुरक्षा से संबंधित है, ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते। उसको छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल 20। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें संपत्ति का भी आता है? नहीं, संपत्ति इसमें नहीं है, संपत्ति आता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।
जैसे आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति के बारे में स्पष्ट बताया गया, लेकिन इसमें देखिए जब आप व्यवसाय करेंगे ना तो संपत्ति आपका ही हुआ ना। जैसे समझिएगा आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे मान आपने कोई दुकान खरीदा, तो दुकान आपका ही है ना, तो संपत्ति क्या है ऑटोमेटिक उस बिज़नेस के साथ ऐड हो जाता है। उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, समझिए। तो संपत्ति उसमें आता है, तो इसमें मतलब स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ संपत्ति अटैच होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जो आर्टिकल जो 31 है ना, उसमें स्पष्ट रूप से बोलता है कि उसका निजी संपत्ति है। लेकिन देखिए, यहाँ पे व्यवसाय बोला गया ना, जैसे व्यवसाय में क्या होता है कि आप कोई चीज़ अर्जित करते हैं, लेकिन क्या होता है जो आर्टिकल 31 है ना, उसमें बोलता है कि आपके पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति आपके पास है, वो लेने की बात करता है। दोनों संपत्ति को अलग-अलग देखिए, अगर मैं अपने दम पर अगर 10,000 रुपए कमाता हूँ, तो वो मेरा संपत्ति है। अगर मेरे पूर्वजों का अगर 10 करोड़ का अगर ज़मीन या कोई मकान होगा, तो वो संपत्ति तो मेरा हुआ, लेकिन वो क्या है, मेरे पूर्वजों द्वारा अर्जित है, तो वो संपत्ति अलग होती है। वो जो संपत्ति है ना, वो आर्टिकल 31 में बताई गई है। और ये यहाँ पे जो संपत्ति की बात है ना, एक बिज़नेस के माध्यम से, बिज़नेस मतलब कोई भी चीज़ कर सकते हैं आप। बिज़नेस का मतलब केवल बिज़नेस नहीं, बल्कि नौकरी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं। तो इसके में जो आता था वो भी तो संपत्ति हुई, तो ये अलग संपत्ति हुई। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में अभी ये भूमि आंदोलन चल रहा है, भू आंदोलन चल रहा है। उसमें यही तो बात यहाँ पे अटक जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में आके अटक जा रहा है कि बहुत से लोगों के पास क्या था हज़ार-हज़ार एकड़ ज़मीन है। अगर मान लेते कोई किसी के पास कोई राजा-महाराजा अगर उनके परिवार के लोग नहीं है, अगर उन्होंने उस संपत्ति को खरीदा है किसी से, तो उस संपत्ति को कैसे हम उनसे अलग कर सकते हैं? अगर ऐसा होता कि वो उसके परिवार के कोई लोग ऐसे लोग रहे होंगे जो राजा-नवाब रहे होंगे, अगर वो संपत्ति है, तो उनसे आप छीन सकते हैं। लेकिन जिसने अपने बलबूते संपत्ति जैसे अंबानी का संपत्ति है, अंबानी के पूर्वज कोई राजा-महाराजा नहीं थे। उनके संपत्ति का जो आएगा ना, वो आर्टिकल क्या है 19 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो टिहरी के जो राजा थे पहले, तो उनके जो संपत्ति अगर है, तो वो क्या आर्टिकल 31 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे 2 थोड़ा-सा अलग-अलग संपत्ति है ना, संपत्ति दोनों ही है लेकिन अलग वेल्थ का जो टाइप है वो अलग है, ये इसलिए वो अलग है। अब देखिए आर्टिकल जो 20 है ये क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 20 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बोलता है कि अगर कोई अपराध करता है या कुछ भी करता है, तो पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करता है, तो उनको क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए या उनको क्या-क्या रेमेडीज़ होना चाहिए। ये पहली बात क्या है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए जो गिरफ्तार के बाद उन पे लागू हो। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में पहले क्या था, सामान्य था कि 18 साल के जो नीचे थे, उनको नाबालिग कहा जाता था और 18 साल से ऊपर क्या था, बालिग मान के उनको वोटिंग राइट दिया गया। लेकिन जब 2012 में एक केस आया था निर्भया वाला केस में, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें एक पेच ये फँस गया था कि उसमें से एक लड़का क्या था मतलब एक व्यक्ति क्या था, वो 18 साल से कम था। अब 18 साल से कम होगा तो उसका जूनियर कोर्ट होता है यानी जो नाबालिग कोर्ट होता है, उसके अंतर्गत उनको सज़ा होना चाहिए। और जो नाबालिग होता है उनको केवल 3 साल का सज़ा होती है, जिसको बाल सुधार गृह में उसको रखा जाता है। तब क्या होता है एक कमिटी बना था जिसको बर्मा कमिटी कहते हैं, 2012 में बना था, 16 में उसका रिपोर्ट आया। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई जघन्य अपराध करता है, बहुत ही क्रूशियल टाइप का अगर क्राइम करता है, जैसे बहुत ज़्यादा रेप करना मतलब बहुत घिनौना टाइप का जो काम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बालिग का एज माना जाएगा 18 नहीं माना जाएगा बल्कि क्या है 16 माना जाएगा। वो 2016 से लागू है। अगर आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई अपराध अगर 15 में किया होगा, समझ लीजिएगा, तो उनका जो सज़ा होगा ना, उनका सज़ा क्या होगा, जो पहले के जो कानून बना हुआ था उसके अंतर्गत होगा। लेकिन अगर 2016 जिस दिन कानून लागू हो गया, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करेगा,
तो उनको क्या होगा, उनको अब क्या है, उनको 18 साल के लिए बालिग और नाबालिग की क्राइटेरिया को पालन नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए 16 साल हो जाएगा। अभी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी इस तरह से घिनौना अपराध करता है, तो उनका नाबालिग का जो एज होगा वो 16 होगा, 18 नहीं होगा। क्योंकि अब 2016 में कानून बन चुका है। अगर 2016 से पहले कोई अपराध किया होता, जो कानून लागू होने से पहले, तब उनका कैटेगरी क्या होता, 18 साल होता है। जैसे अभी देखिए आप, लड़के की शादी की उम्र क्या है, 21 साल है, लड़के का भी 21 साल करने की बात कर रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन से अगर लड़की का उम्र भी 21 साल लागू हो जाएगा, अभी अगर 18 साल और 20 साल के 21 साल के एज में अगर कोई लड़की शादी करता है, वो अपराध नहीं होगा। लेकिन कल अगर ये नियम बन जाएगा कि लड़की का शादी भी 21 साल के बाद होनी चाहिए, तब अगर कोई लड़की अगर होगा तो उसको बाल विवाह के तहत उसको रखा जाएगा। तो पहली बात आता है कि जो भी अपराध या कुछ भी करता है, तो उनको गिरफ्तार करने का जो भी सज़ा उनको प्रावधान दिया जाएगा, वो गिरफ्तार होने से पहले या अपराध करने से पहले जो कानून बना हुआ है, उसी के अंतर्गत उनको सज़ा मिलेगी। ये बताता क्या है, कानून के अंतर्गत सज़ा होगा, कौन-सा कानून के अंतर्गत सज़ा होगा? जब उन्होंने अपराध किया है, उन अपराध करने से पहले जो कानून बना था, उसके अंतर्गत उनको सज़ा होगा। नहीं तो अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी जो सरकार में होंगे, वो अलग-अलग कानून बना के लोगों को फँसाते रहेंगे। इसलिए इसमें क्या है, जो अपराधी को सज़ा अपराध करने से पहले बने कानून के तहत होगा, बने कानून के तहत होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति है, उनको अगर कोई अपराध किया है, तो उन्हें सज़ा अपराध करने से पहले और जो भी अपराध उन्होंने किया है, उससे बने पहले कानून के तहत होगा। उससे बनने वाले बाद वाले कानून से उनका नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगेगी। ये है आर्टिकल 20 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 21, इसे कहते हैं राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। जीने का अधिकार मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है या कैसा खा-पी रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें क्या है कि दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसमें दूसरे को क्या नहीं करना है, इंटरफेयर। इसी में देखिए एक चीज़ बताया गया था, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ये 2007 में इसमें 17 में इसमें जोड़ा गया है, निजता का अधिकार। इसको राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है। राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़रूरी था पहले, ये नहीं था। अभी इसको मौलिक अधिकार में जॉइन किया गया है। जैसे इसमें बहुत सारे चीज़ था, जैसे जो एलजीबीटी लोग थे, उनको शादी करने से पहले रोक लगा रखा था कि मानते हैं कि वो प्रकृति के विरुद्ध शादी हो रहा है या जो भी मानते हैं लोग, लोगों का मानना था। लेकिन देखिए ये नेचुरल चीज़ होता है, ये उनका अपने बस की बात नहीं होता कि वो खुद एलजीबीटी बने हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। वो प्रकृति ने उनके साथ ऐसे मज़ाक किया, जो भी किया, किया होगा। तो उनको शादी करने का, या घर में कोई क्या खा रहा है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी है, कोई क्या खा रहा है, जैसे मॉब लिंचिंग बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। तो जिसको जो खाने का होगा, भाई जो जिस क्लाइमेट में रहेगा वो वैसे खाएगा, बचपन से जो खाते हुए आ रहे हैं तो वही खाएगा। या अगर मान लें तो वो अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, नहीं उसको ज़बरदस्ती मना कैसे कर सकते हैं। वो कैसे कपड़े पहनेंगे, भई ये भी क्या होता है, ये सोसाइटी अगर डिसाइड करने लगेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेंगे। फिर वो घर कब आएँगे, क्या जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे, ये सारे जो महिलाओं पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे आप लोगों ने अ, ऑनर किलिंग की देखा, किससे शादी करेंगे, किससे नहीं शादी करेंगे, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ नहीं रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ों को करके क्या था, निजता का अधिकार इन सभी में आ गया कि
कोई भी अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर कोई भी लड़का या लड़की है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ कैसे भी रह रहा हो या कुछ भी कर रहा है, वो उनका निजता का अधिकार है। इस पर ना तो उनके घरवाले कुछ कर सकते हैं, ना तो समाज या कानून उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। शादी-ब्याह में बहुत सारा अंतर होता है, जो जाति-वाद होते हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं ऑनर के लिए लड़कियों को ज़बरदस्ती मार डालते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो उसको राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है, जो जीने का अधिकार का नाता है। इसी में एक चीज़ और है, आर्टिकल 21 ए, इसमें शिक्षा का अधिकार है जुड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन, इसमें जोड़ दिया गया है। यानी अभी क्या है 6 से लेकर 14 तक ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या है इसके अंतर्गत रखा गया है। 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार है। अगर उनको शिक्षा नहीं देंगे तो अपने माँ-बाप पर भी केस कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, अगर कोई बच्चे हैं, अगर उनको स्कूल जाने से कोई रोकेगा, तो उनके माँ-बाप पर भी केस किया जा सकता है। ये शिक्षा का अधिकार है क्योंकि मौलिक अधिकार है। तो इसमें शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, जो 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन है। अभी देखिए इसको बढ़ा के क्या है 12 क्लास तक है, देखिए ये क्या है लगभग 8 कक्षा तक का एज है और इसको बढ़ा के क्या 12 कक्षा तक करने की बात है। अभी देखिए नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसमें ये बढ़ अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू है। आप लोग बता सकते हैं कि जो नया शिक्षा नीति आया है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं 2020, सबसे पहले भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था, लागू किया गया था? सबसे सर पहले उत्तराखंड। सर उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड में लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा है, अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा 2000 जो कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में उसको बनाया गया था, तो वो सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया और इसी में ये सारी बात किया गया कि 12 तक एजुकेशन फ्री करने की बात किया है। लेकिन वो अलग बात है कि उत्तराखंड में क्या होता है, सरकारी स्कूल का हालात धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है। इसमें सरकार और जो टीचर वगैरह है, उनके बहुत सारे दोष हैं, तो उनको ठीक करके इसको बनाना फिर से करना पड़ेगा, तो जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, उनका कम से कम उद्धार हो सके। तो शिक्षा का अधिकार भी समझ लीजिएगा, ये भी आर्टिकल 21 ए में है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, यानी इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट से उसको क्या-क्या अधिकार है? तो गिरफ्तारी से राहत के अधिकार। आप लोग जानते हैं कि कोई भी पुलिस आके आप लोग देखते हैं गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन एक सीरियल देखिएगा क्राइम पेट्रोल, उसमें पुलिस का आइडियल पोज़ीशन दिखाता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो। उसमें देखिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कितने सारे ज़्यादा क्या होता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं, वो क्या होता है चालान भी नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है। उसका भी रैंक होता है चालान काटने का, वो केवल उसको रोक सकता है, गाड़ी का चाबी भी क्या होता है, निकाल नहीं सकते कोई पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं और जो बिना ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काट ही नहीं सकता है। जो बिना ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, जो सामान्य पुलिस होते हैं, वो भी क्या होता है चालान नहीं कर सकते गाड़ी के, लेकिन चलता रहता है, लैक ऑफ नॉलेज और बहुत सारे चीज़ें हैं। देखिए, इसमें ये बात किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या उस पर कोई शक है, देखिए यहाँ पे 2 तरह के कानून हैं। एक तो अगर मान लेते हैं उन्होंने अपराध कर लिया, पहली बात है कि अपराध क्या है, कर लिया, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है अपराध करने वाला है, अपराध करने वाला ऐसे शंका है। ये 2 कंडीशन है। इसे सामान्य कंडीशन कहते हैं और इसे विशेष कंडीशन कहते हैं। इसको एंटी डिटेक्शन लॉ के अंतर्गत रखा जाता है और इनको क्या है सामान्य में जनरल कानून के अनुसार रखा जाता है। इसमें देखिए 2-3 चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लें गिरफ्तार कर भी लिया या गिरफ्तार करने अगर जाना है तो पुलिस के पास क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए।
देखिए जो एफआईआर होता है ना वो वारंट नहीं है, पहले बात समझिएगा। जो एफआईआर आप लोग जिसको सुनते हैं ये वारंट नहीं होता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है कि कोई व्यक्ति पहली बार जाके किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध किया है या हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब समझिएगा। अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए। वारंट चाहिए किसी को गिरफ्तार, वारंट की आवश्यकता होगी, नहीं तो गिरफ्तार किसी का नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर गिरफ्तार हो भी गया किसी व्यक्ति को, वारंट है, सबूत है, सब कुछ है, तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। समक्ष क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। इसमें यात्रा टाइम को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। देखिए इसमें यात्रा टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, उनको गिरफ्तार करके रखा है, तो उनको 24 घंटे के अंदर किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस कर्मी पर एक्शन लिया जा सकता है। इससे देखिए पुलिस वाले भी बहुत चालाक होते हैं। वो लोग क्या है होता है, गिरफ्तारी का क्या होता है, रजिस्टर में टाइम नहीं लिखते हैं। टाइम ऐसे समय पे लिखते हैं, वो लोग जानते हैं सब कुछ, जिससे क्या होता है कि उनको लिया जाए, आसानी हो जाए। वो सब चलता रहता है, काम होता रहता है। इसके बाद क्या होता है, अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस जरूरी है, या किसी घर में अगर छापेमारी करना है तो महिला पुलिस चाहिए। हमारे यहाँ पे महिला पुलिस ही इतनी कम है कि वो कैसे होगा। आप देखिए बहुत सारे ऐसे चौकी है, थाना है, जो थाने में तो कम से कम होते हैं, चौकी में क्या होता है, महिला पुलिस आई नहीं। अब जब चौकी में महिला पुलिस है नहीं, तो बताइए वहां पे गांव में अगर कैसे गिरफ्तारी करेंगे? ये पूरी तरह से क्या था, गैर कानूनी काम होता है, लेकिन वो भी चल रहा है। घर के छापेमारी, या महिला को गिरफ्तार करना, इसके लिए क्या चाहिए? महिला कांस्टेबल चाहिए, या पुलिस, जो भी कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध ना किया हो तो उसको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। सामान्य अपराध में हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो हथकड़ी लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक बात समझिएगा, अगर कोई महिला सामान्य अपराध की हो, मतलब बहुत ही जघन्य अपराध ना की, सामान्य अपराध कोई किया हो, तो रात मतलब शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे केस होते हैं, सामान्य अपराध होता है, कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत चोट लग गया, या कोई चोरी वोरी कर लिया, तो इसको सामान्य अपराध कहते हैं। हल्का चोरी कर लिया, बहुत बड़ा चोरी नहीं, हल्का चोरी कर लिया, तो इसमें भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो इसमें क्या होता है, या घरेलू झगड़ा हो जाता है बहुत सारे टाइम पे, जिससे कोई हताहत नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या था, अगर कोई सामान्य अपराध की हो कोई महिला, तो उनको शाम को 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। समझिएगा, ये सारे क्या है, बहुत सारे अधिकार हमें हमारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। इसलिए कोई भी गिरफ्तार करने के लिए आए तो उनसे पहले ये बोलना चाहिए कि हमारे नाम पे वारंट दिखाइए। और चौथी बात क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उस व्यक्ति का ये हक बनता है कि वो अपने मन पसंद किसी वकील से सलाह ले, अपने पर लगे हुए अपराध का। मान ले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने मनपसंद अधिकारी से उस मामले पर डिस्कशन कर लूँ। चौथी चीज क्या होता है कि पुलिस के सामने जो गवाही दी जाती है, वो कोर्ट में मान्य नहीं है। इसलिए सिंपल सी बात है, अगर पुलिस के पास अगर किसी को गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस जैसा बोले वैसा कह दीजिए। अगर पुलिस बोले दिन है तो दिन बोलिए, रात है तो रात बोल दीजिए। लेकिन आपको अपराध पे उसी मुद्दे पे दे देंगे जो कोर्ट के समक्ष जो गवाही देंगे, वो क्या होता है, रियल होगा। पुलिस के सामने हजारों बात बताइए, उसको कोर्ट मानेंगे नहीं।
ठीक है? इसलिए क्या होता है, पुलिस के सामने दी हुई गवाही क्या होता है, अगर मुकर जाए मानने से, तो वो सही नहीं है। इसलिए क्या होता है, बहुत से लोग पीट-पीट के क्या होता है, झूठा गवाही ले लेते हैं। पैसा दूसरा पार्टी पैसा दे दिया और तीसरा पार्टी को पिटाई कर रहा है। तो ऐसे भी होते हैं, आप लोग जानते हैं सब कुछ। तो इसमें क्या हो सकता है कि पुलिस के सामने दी हुई गवाही क्या होता है, मान्य नहीं होता है। पुलिस के समक्ष दी गई गवाही मान्य नहीं होता है। और जो अपराधी, देखिए अभी उसको अपराधी मत बोलिए। देखिए अपराधी तब बोलेंगे जब उनको सजा होता है। आरोपित लिख सकते हैं। आरोपित व्यक्ति अपने मनपसंद विधि सलाहकार से सलाह ले सकता है। यानी वकील से सलाह ले सकता है। ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल 22 में दिया गया है। ये सामान्यतः इतना सारा सब कुछ मिल सकता है। देखिए पूछताछ करना। ये भी है ना इसमें कि अपने किसी परि हेलो सर, हाँ, 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 बताइए, बताइए, सुन रहा हूँ, सुन। इसमें ये भी है ना कि अपने परिचित उनके परिचित को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है अगर वह उस हाँ, शहर में नहीं है तो? हाँ, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो जब किसी को आप गिरफ्तार करते हैं, तो उनको किसी न किसी परिचित को बताना ज़रूरी होता है। पहले तो बिना वारंट के गिरफ्तार आप कर ही नहीं सकते, ठीक है? और बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए रूल बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है, जानकारी नहीं होता है। और दूसरी बात होता है कि जो ताकतवर होते हैं उसको तो पुलिस पकड़ते नहीं है। जो कमज़ोर होते हैं उनको पुलिस पकड़ते हैं, उन्हीं पर ये सारी चीज़ करते हैं। अब ये भी एक विडंबना ही कहेंगे। पुलिस होते हैं कमज़ोर लोगों के लिए, लेकिन काम करते हैं सबल लोगों के लिए। ये हर जगह चलता रहता है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? आप आप जानते सब कुछ जानते हैं, देखते हैं सब कुछ। तो मेनली पुलिस होते क्यों है? पुलिस का मेन काम होता है जो कमज़ोर है उन्हीं को सुरक्षा करना है ना। अब पुलिस करते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं। अब कोई नेता या कोई बिज़नेसमैन या वो जो प्रभावशाली गुंडे बन होते हैं उनके देखिए एक फ़ोन करने पर पुलिस पहुँच जाते हैं। ऐसे सामान्य लोग अगर पुलिस को फ़ोन करते रहिए, पुलिस आएँगे नहीं। तो बहुत सारे इसमें दिक्कत है, चाहे कोई भी हो, अधिकतर ऐसे केसेज़ होते हैं। आप लोग देखते हैं कि दूसरी बात क्या होता है, पॉलिटिकल मोटिवेट भी होते हैं। बड़े-बड़े केस में क्या होता है, पॉलिटिकल मोटिवेट भी हो जाता है पुलिस वाले। सरकार जिनकी होती है, जिस पार्टी की, उस पार्टी के लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, दूसरे पार्टी को कम देते हैं। ये सब करना पड़ता है कि उनको भी अपना प्रमोशन, अपना अच्छी जगह पे पोस्टिंग होना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, बरेली के जो एसपी है, उनको उनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कबाड़िया पर लाठीचार्ज किया था, उनको हटा के पीएससी में डाल दिया। अगर उन्हें लाठी ना चार्ज करके उनको जो भी करना है करने देते, तो उनको अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो जाता। तो इसमें हर जगह चलता रहता है। तो आप लोग भी देखिएगा जब जॉब करने जाएँगे, अगर आपका पहचान बढ़िया है तो घर के नज़दीक पोस्टिंग हो जाएगा, पहचान नहीं है तो बहुत दूर-दराज भेज देंगे। तो ये हर जगह चलता रहता है। तो पहचान और ये तो है ही। उसमें वो अलग मैटर है, वो चलता रहता है, वो खत्म भी नहीं होगा कभी, लोग ऐसे हैं। अब देखिए जो डिटेंशन क्या होता है, जिसको विशेष कानून कहते हैं, जिसको निरोधक कानून कहते हैं। निरोधक कानून की बात करते हैं, जो विशेष है, जिसको डिटेंशन कानून कहते हैं। इसको डिटेंशन कानून का लॉ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति पर शक किया जाता है कि अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो ये व्यक्ति कोई वायलेंस कर सकता है या कोई घटना करवा सकता है। तो उनको क्या होता है, अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे, जब
जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बाँट दिया ना, तो वहाँ के देखिए बड़े-बड़े नेताओं को डिटेंशन में रखा गया था। मतलब नज़रबंद कर दिया था घरों में ही। जो बड़े-बड़े नेता थे उनको तो घरों में बंद कर दिया। जो छोटे-मोटे थे, गुंडा टाइप के या आतंकवादी गुट से कभी संबंध रहा होगा या ऐसे वो लोग थे, उनको जेल में डाल दिया। तो इसको कहते हैं डिटेंशन या निरोधक कानून कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है। अपराध करने से पहले गिरफ्तारी होती है। जैसे मान लें कोई हल्द्वानी बहुत बड़ा गुंडा है और पार्टी बदल जाता है, तो वो विपक्ष पार्टी वाला है, तो लगता है कि कोई वायलेंस करेगा तो उसको, जैसे बाहुबली वगैरह में बहुत सारा अपराध होते रहते हैं, उनको पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, 3 माह तक उनको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। 3 माह। 3 महीने से अधिक अगर उनको गिरफ्तार करके रखना होगा, तो इसके लिए क्या है, मजिस्ट्रेट का क्या होता है, सहमति होना चाहिए। मजिस्ट्रेट की सलाह की आवश्यकता होती है। 3 महीने तक रख सकता है, उसके बाद अगर उनको गिरफ्तार करके रखना है, तो उनके लिए मजिस्ट्रेट की क्या होता है, एक टीम बनती है, एक कमिटी बनती है। उस कमिटी के द्वारा अगर लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर लगता है कि वायलेंस उतना कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे छोड़ सकता है। तो इसको डिटेंशन या निरोधक कानून कहते हैं। ये मेनली 3 महीने के लिए होता है, 3 महीने से अधिक भी इसको रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या, मजिस्ट्रेट की सलाह की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो ऐसे भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो अपराध नहीं भी किया है। ऐसे अभी देखिए मणिपुर में ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग वायलेंस कर सकता है। ठीक है? तो इस तरह के कानून बन सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 23 में, जो प्रोटेक्शन करते हैं। ये आर्टिकल जो 23 है, ये 2 चीज़ इसमें बताता है। इसमें बताया गया है, पहली में बताया गया है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको मानव दुर्व्यापार कहते हैं। दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और दूसरा है, इसको बेगार प्रथा कहते हैं या बंधुआ मजदूरी से कह सकते हैं। बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। देखिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं, जो महिलाएं और जो बच्चे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जो आप पहाड़ों से भी बहुत होते हैं, पहाड़ों से भी जो छोटे-छोटे बच्चों को क्या होता है, ट्रैपिंग करके ले जाते हैं। शहरों में लाके उनको बड़े-बड़े अमीर घरों में उसको क्या होता है, बेच देते हैं काम करने के लिए। या छोटे-छोटे का क्या होता है, विदेश भेज देते हैं। बहुत सारे काम हो सकता है। लड़कियों का अधिकतर क्या होता है, खरीद के जो वेश्यालय वगैरह होता है, प्रोस्टिट्यूशन एरिया में बेच देते हैं। महिलाओं को भी बेच देते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रति वर्ष 1 करोड़ क्या होता है, ह्यूमन का क्या था, ट्रैफिकिंग होता है। इधर से उधर बेच देते हैं। इतना प्रतिबंध के बाद भी क्या होता है, ये सब होते रहते हैं। तो मानव क्या होता है, मानव का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, इसका मतलब है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका मतलब होता है मानव का खरीद बिक्री बंद, लेकिन फिर भी होता है। दूसरा होता है बेगार प्रथा। बेगार का मतलब होता है केवल थोड़ा खाना-पीना दे दिया और पूरा काम करवा लिया दिन का। इसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या होता है, फोर्स्ड लेबर कहते हैं। देखिए पहले आप लोग देखे होंगे जो गाँव के दबंग लोग होते हैं, वो गाँव के लोगों को क्या होता है, उनसे भोजन के बाद में उन्हें पूरा काम करवा लेते थे। जैसे इसका अच्छा सा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, कूली बेगर प्रथा जो उत्तराखंड में चला था। कूली बेगर प्रथा में भी यही तो था कि बेगर करिए, आपको पैसा नहीं देंगे, जिस गाँव में अंग्रेज जाएँगे उनका खाता जो भी होते थे उनको वो सामान को ढोना पड़ेगा। ये तो थोड़ा-सा सरकारी हिसाब से होता है, गाँव के दबंग लोग और जो समाज के जो दबंग लोग होते हैं वो भी करवाते थे, आजकल भी करवाते हैं, लेकिन
थोड़ा चोरी-छिपे करवाते हैं, पहले क्या था ओपनली करवाते थे। आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, उसमें बच्चों का बंधुआ मज़दूर या फोर्स्ड लेबर दिखाया गया होगा, सीरियल ज़्यादा आप लोग देखते होंगे। तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कि इनका भविष्य बहुत दुखदायी हो जाता है, तो इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब आर्टिकल 24 इसमें है बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध। ये बंधुआ मज़दूरी में बाल मज़दूरी की नहीं है, ये वयस्क होते हैं उनका होता है, बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध। बाल मज़दूरी यानी 14 वर्ष से कम के आयु के, 14 वर्ष से कम आयु, ये जो बच्चे होते हैं उसको बालक कहा जाता है। यानी वो कोई जघन्य या बहुत डेंजरस जगह पे काम नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो ये अभी दीपावली आने वाला जो पटाखे बनते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को लगाया जाता है क्योंकि इनकी मज़दूरी कम होता है, इनको ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से खरीद लेते हैं। उसके बाद बीड़ी बनाने वाले बीड़ी पत्ते को तोड़ने के लिए जो बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो चूड़ियाँ बनाई जाती है ना, चूड़ियाँ जो काँच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनमें क्या होता है बच्चों का इस्तेमाल है, तो उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो चूड़ियाँ टूटते नहीं है। बहुत सारा ऐसे कारखाना होता है जहाँ पे क्या होता है बाल मज़दूरी होते हैं। या आप पहले आप लोगों ने देखा होगा हर होटल में, हर चाय के उसमें लड़के को रख लेते थे, अच्छे-अच्छे रख लेते थे। तो आजकल थोड़ा-सा मीडिया वगैरह हो के इसमें तो थोड़ा कम हुआ, फिर भी चोरी-छिपे ये बहुत करते हैं। इसको कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या जो जोखिम वाला काम है उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं, जो अपने घर में काम कर सकते हैं या ब्लड रिलेशन पे कोई काम कर सकते हैं। जैसे मान लें कोई अपने घर में कोई काम कर रहा है, स्कूल लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि उसको स्कूल जाना चाहिए या और उसको क्या 1-2 घंटे खेलने का समय देना चाहिए। क्योंकि बच्चे का विकास केवल पढ़ने से नहीं होता है, खेल-कूद भी बच्चों का बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे भी घर में काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है उनको 2 काम देना पड़ेगा, एक तो उनको पढ़ने का समय देना पड़ेगा, स्कूल पढ़ना मतलब घर पे पढ़ने स्कूल जाना पड़ेगा और दूसरा क्या होता है खेल कूदने का समय देना पड़ेगा। और इसमें माता-पिता भी क्या होता है उसमें काम करवा सकते हैं, जो स्कूल और खेल-कूद के समय के अतिरिक्त और जो उसके ब्लड रिलेशन में होते हैं वो भी काम करवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है वो अपने मामा के घर में रह के पढ़ाई कर रहा है। तो ब्लड रिलेशन में आ गया तो वो ऐसे कर सकते हैं। बिना ब्लड रिलेशन के व्यक्ति क्या होता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, ब्लड रिलेशन के व्यक्ति ही क्या होता है स्कूल और खेल-कूद के समय के अतिरिक्त उनसे घरेलू काम करवा सकते हैं या जो उनके हाथ जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है उनके घर में अ, कोई दरी बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो उसमें क्या होता है 1-2 घंटा उसमें काम या कोई पशु है तो 1-2 घंटा पशु का कोई सेवा कर लिया, मतलब घास वगैरह कुछ काट